कई बार जो है माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि इनको लैपटॉप ऑन करना नहीं आता है, बाबा लैपटॉप को। चलाना नहीं आता, अंग्रेजी का कोई बड़ा शब्द जो है वो बोल के बोलेंगे, योगी जी बोल के दिखा दें। बल्कि मैं बताता हूँ, अगर आपने देखा होगा बिल गेट्स एक बार योगी आदित्यनाथ जी से मिलने गए थे, उस समय जो बिल गेट्स के सामने स्पीच पढ़ी थी पूरी इंग्लिश में, उन्होंने खुद पढ़ी थी स्पीच। अच्छा। वो पेपर का प्रॉम्प्ट भी था लेकिन उन्होंने बिल्कुल अच्छे से पढ़ी थी। और बिल गेट्स फिर उन्होंने, क्योंकि अगर आप कभी योगी आदित्यनाथ से लंबी चर्चा करना था, छोटा सा टॉपिक छोड़ दीजिए, जापानीज एंसेफेलाइटिस। और वो तो उनका गोरखपुर के जमाने से एक बार विषय रहा है। मेरी मिश्रा जी जो अभी गुलेरिया जी से पहले एम्स के डायरेक्टर थे, उन्होंने बताया कि मेरी संसद टीवी पे डिबेट होती थी तब, तो योगी आदित्यनाथ को मुझसे ज्यादा पता था, मतलब एम्स के डायरेक्टर से ज्यादा पता था जापानीज एंसेफेलाइटिस के बारे में। ये एक एम्स के डायरेक्टर का कथन है जो उन्होंने टीवी पे भी ऑन रिकॉर्ड कहा है। तो एक जानकारी वाले व्यक्ति हैं, उन्होंने जो जनता दरबार लगाया है उसमें राशन लेने वाला भी आता है, पेंशन लेने वाला भी आता है, जिसका ठेका पट्टा वाला भी आता है, जिसमें जिसकी जमीन भूमाफिया खा गए वो भी आता है। ऐसे वो 100-200 लोगों से पिछले 25 साल से मिल रहे हैं, पिछले 22-23 साल से मिल रहे हैं। तो वो उनका जीवन, और फिर संसद में उनके 300 क्वेश्चन, 50 डिबेट, 80% क्या तरीका, मतलब क्या बातचीत करने का, जैसे अधिकारियों को निर्देश देना है, कुछ देना, या अपने मंत्रियों से जब मिलते हैं मतलब सारी उनकी पर्सनैलिटी वही कड़क आदमी है साहब, तो वही लहजा है बात करने का। देखिए कड़क भी है, बड़ा बड़ा सौम्य भी है। मीटिंग में उनकी जो जानकारी होती है मैंने कहा तो उस पर खेलते हैं वो। मुझे याद है एक मीटिंग में मुझे भी बैठने का मौका था, पीछे में बैठा था मैं, किसी ने कहा, बहुत शुरुआती समय 17 का समय था, किसी ने कहा कि यूपी में एयरपोर्ट बहुत कम है। और यूपी में एयरपोर्ट कम भी थे बहुत। बड़े एयरपोर्ट कौन थे? लखनऊ एयरपोर्ट था, बनारस एयरपोर्ट था जिसमें रेगुलर फ्लाइट उड़ती थी, बाकी तो 1-1, 2-2 फ्लाइट उड़ती थी, हफ्ते में 2 उड़ती थी। तो किसी ने कहा भाई यूपी में एयरपोर्ट कम है, यूपी में एयरपोर्ट ज़्यादा होने चाहिए। सबने अपना अपना सुझाव दिया। अगले 7-8 मिनट सौरभ भाई योगी आदित्यनाथ बोले, वो देख के सबका, जैसे हम कहते हैं ना, मतलब जॉ ड्रॉप, मतलब वो टर्मैक, उनकी टर्मिनोलॉजी थी कि इसमें एटीएस नहीं लगेगा, वहां पे एक एयरफोर्स का है उसको हम रिनाउ कर सकते हैं। वो पिछले 8 मिनट तक इतनी टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज बोली उन्होंने कि इवन चीफ सेक्रेटरी टू एवरी मिनिस्टर वाज जॉ ड्रॉप कि भाई इस तो लगा कि तो घंटे बजाने वाले साधु, आपको पता होना चाहिए बात, तो घंटे बजाने वाले साधु बाबा, इनको क्या पता। देखिए दे डिडंट रियलाइज कि भाई वो व्यक्ति 19 साल से पार्लियामेंट में था, वो कितनी कमेटियों में रहा हो, और वो 19 साल में 80%, 90% था। अभी अखिलेश यादव जब पार्लियामेंट में 2.5 साल, उनकी 33% अटेंडेंस थी, जबकि 30 टिकट मिलते हैं एक संसद को आने जाने के, और बंगला अलग मिलता है दिल्ली में। 33% उस व्यक्ति के 80-90% पिछले 20 साल से। ये जो मैंने कहा कि कड़क आदमी वाली छवि जो है इनकी, ये शुरुआत से ऐसी रही है या ये मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको लगता है कि एक एड ऑन है उनकी पर्सनैलिटी? चूंकि आपको लगता है कि कुछ छुपाना नहीं चाहिए, तो मैं बिल्कुल फैक्ट किस्सा सुनाता हूँ आपको। एक दिन मैंने योगी आदित्यनाथ से पूछा, मैंने पूछा कि महंत अवैधनाथ जी, उनके गुरु जी थे, इतने सौम्य, मैंने कभी जोर से उनको बात करते भी नहीं सुना, 180 डिग्री मतलब बिल्कुल अपोजिट। मैंने बोला आप कहाँ से मिल गए, मतलब मैंने बोला भगवान आप कहाँ से, कैसे? बोले कि आप जी कहते थे, एक मिनट, कि छोटे गुरुजी को गुस्सा बहुत आता छोटे है। गुरुजी को, ये मतलब वो इन्हीं के खुद ही गुरुजी इनके लिए कहते थे। हाँ, तो उनका कहना था कि मुझे सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि मेरा गुस्सा मेरे दादा गुरु की तरह था। जो दिग्विजय नाथ थे ना, वो बहुत गुस्सैल थे, किसी से भी भिड़ जाते थे। वही की वही क्वालिटी अवैधनाथ जी ने जब उनको दीक्षा दी, तो वही की वही क्वालिटी उनके पास आई। और मैंने एक चीज़ देखी है, जब योगी आदित्यनाथ सीएम बने थे तब किसी को नहीं लगा था कि सीएम के तौर पे वो इतने सक्सेसफुल हो जाएंगे कि मोदी जी को खुद को बोलना पड़ेगा यूपी प्लस योगी बहुत ही उपयोगी। उन्होंने क्या किया है, रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और परफॉर्म, ये 3 चीज पीएम बोलते हैं ना, उसको वो घुट्टी बना के एक तरह से पी गए। और उस पिया उन्होंने इतने जबरदस्त तरीके से, और काम करने की आदत उनकी शुरू से है। चाहे एक मेंबर पार्लियामेंट के तौर पर आप उनको देख लीजिए, चाहे एक सांसद के तौर पे देख लीजिए, चाहे जनप्रतिनिधि के तौर पे देख लीजिए, वो आदत उनकी पुरानी है। तो अभी भी ना, अगर उन्होंने किसी पर आके तरेर दी अपने पर्सनल स्टाफ के अंदर, तो ये मान के चलिए कि वो कोशिश करेगा कि 3-4 घंटे उनके सामने ना जाए और उससे कोई बड़ी गलती फिर से ना हो जाए। गुस्सा तो है, गुस्सा है, बिल्कुल गुस्सा है। और मुझे लगता है यही फायर है जो उनको डिफरेंट बनाता है, यही फायर है। और दूसरी सबसे बड़ी बात आपको ये समझना होगा, सर ने कहा कि सेकुलरिज्म के नाम पे हम अपोलोजेटिक हो जाते हैं। हम लोग कुछ दिन पहले बोलने में हिचकते थे कि मैं हिंदू हूँ, या विश्व हिंदू परिषद ने नारे दिया था 90 के दशक में, गर्व से कहा हुआ हिंदू है। कौन बोलता था हिंदू? हम तो सब बोलते थे हम गंगा जमनी तहजीब, उर्दू, ये वो। लेकिन उनकी लाइन देखिए, आप सोचिए आदमी का ब्रेन क्या होगा। जब ज्ञानवापी का मुद्दा आया तो उनसे एक सवाल पूछा गया, एक बाकायदा पॉडकास्ट में सवाल पूछा गया कि ज्ञानवापी का मुद्दा आ गया है, इस पर आप क्या कहना है?
बोले इस पर तो कोई विवाद ही नहीं होना चाहिए, ज्ञान वापी किसी मस्जिद का नाम हो ही नहीं सकता। मुख्यमंत्री के तौर पर खड़े होके कन्विक्शन के साथ इतनी बड़ी बात कह देना, इसके लिए जिगर लगता है, सही बात। और वो जिगर उनमें है। दूसरी मैं आपको बताऊं, अभी हाल ही के दिनों में आप कई सारी उनकी पब्लिक स्पीच देख लीजिए, मथुरा की गलियां इंतजार कर रही है, तो उन्होंने वहां पे भगवान श्री कृष्ण को भी जोड़ दिया। 2-3 बार उन्होंने ये बात कही। राम आ गए, शिव आ गए, शिव आ- तो कृष्ण कृष्ण। कैसे नहीं कैसे आएंगे? तो कैसे मथुरा कितना की इंतजार गली- करेंगे। हाँ, हाँ, बिल्कुल बोला उन्होंने। कैसे इंतजार करें? इसमें मथुरा वो की बिल्कुल गली- अपोलोजेटिक नहीं है, बिल्कुल कहीं से, कहीं से भी। बड़े क्लियर है, और वो गर्व से कहने वाले भी है। और आप संयोग देखिए, जब रामलला प्रकट हुए थे, उनके दादा गुरु थे, बिल्कुल ठीक है, आंदोलन शुरू हुआ, उनके गुरुजी थे। गुरुजी थे। जब खत्म हुआ, इसको भी आप बोलते ना, यहाँ पे जो लिखा है, सही हमारे कहते हैं ना, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को नहीं मिलता, तो उनकी किस्मत में लिखा हुआ था नहीं, ये बात कि तो राम उन्होंने- मंदिर का श्रेय है, और ये बात मानते हैं कि मेरी किस्मत में लिखा हुआ था कि योगी और मोदी ही राम मंदिर दीपक जी, बनवाएंगे। मेरे को तो अभी उन्होंने अभी 2-3 महीने पहले हमने जब इंटरव्यू किया लखनऊ में उनका, मेरे साथ ही बातचीत करते हुए उन्होंने ये कहा उन्होंने कि अगर राम मंदिर का आंदोलन नहीं चलता तो मैं सन्यासी नहीं बनता। जी जी, इसमें मैं आपको बताता हूँ बड़ी मजे की इसमें भी मैं एक बहुत मजेदार बात देखिए, जोड़ूंगा। ये कोटद्वार में पढ़ते थे, इन्होंने बीएससी करी, एमएससी इन्होंने छोड़ दी, थोड़ी सी एमएससी बची थी इनको, जब उन्होंने संन्यास ले लिया। और कोटद्वार में ये गुरु से मिले कैसे? आपको पता है, महंत अवैधनाथ हर बड़ी कमेटी के अध्यक्ष वही थे। हमें लगता है अशोक सिंघल जी थे, अशोक सिंघल जी उसके पीछे थे। महंत अवैधनाथ का काम था कि युवाओं के बीच में जाएं और राम मंदिर का मुद्दा बचाएं। उस समय टीवी ब्रॉडकास्ट इतने नहीं होते थे, केवल 1-2 चैनल ही हुआ करते थे। तो महंत अवैधनाथ कोटद्वार में गए थे और ये विद्यार्थी परिषद की तरफ से उस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे थे, जब उन्होंने कहा कि राम के विषय में बताने पे, और ये बहुत उत्तेजित होकर बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे, राम क्यों, जैसे एक छात्र पूछता है। और जब वो मंच से उतरे तो उन्होंने उसके गंदे मातर की, भाई तुम्हारे बहुत सारे प्रश्न थे और हमें ऐसे ऊर्जावान लोग चाहिए। पहली बार राम के नाम पर ही महंत अवैधनाथ और योगी आदित्यनाथ, मतलब अजय सिंह बिष्ट उस समय के, मिले थे। तो इसीलिए वो कहते हैं कि मैं सन्यासी नहीं होता, मेरा इन्फ्लुएंस ही वहीं से आता है। एक अब जरा बात मैं और जानना बुलडोजर पर आना चाह रहा हूँ, आप ये बात नहीं कंप्लीट कर ये लीजिए। सिर्फ एक बात ही जो जोड़ना चाहता हूँ, उन्होंने एक बार व्यक्तिगत बातचीत में बोला, सौरभ, उन्होंने बोला कि मैं तो साधु सन्यासी बनना ही नहीं चाहता था, अच्छा। और मेरी विचारधारा उनसे बहुत अलग थी। ये तो अगर गुरुजी न मिले होते और इतने सारे संयोग मेरे साथ ना हुए होते, और आखिरी दिनों में क्या हुआ था, मेरे ख्याल से जब वो जो उन्होंने संत बने, वो उन्होंने दीक्षा ली, उससे पहले काफी बीमार थे महंत अवैधनाथ जी, एम्स में और दिल्ली में उनसे admit थे। एम्स में वो मिलने गए थे। उसके बाद से उनके दिमाग में और हृदय परिवर्तन आया, और ये बात उन्होंने कही थी। और कुछ चीजें हैं जो मैं कोड नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये आपको शब्दशः उनके शब्द बता रहा हूँ कि मैं तो बनना ही नहीं चाहता था, मेरी राय ही किस्मत थी मतलब, फिर तो ये कि जी वो प्रारब्ध और में देवयोग जो थी, लिखा हो, देवयोग था। प्रारब्ध में जो सर, ये लिखा हो। जरा बुलडोजर वाली कहानी जरा समझा दीजिए हमको, कहाँ से आ गया बुलडोजर? ये कोई सोचा समझा था कि भाई बुलडोजर हमारा एक प्रतीक बन जाना चाहिए हमारे टफ बुलडोजर एडमिनिस्ट्रेशन का? अन्याय बर्दाश्त नहीं करना है, जो गलत हो रहा है उससे समझौता नहीं करना है। छोटा सा एक किस्सा है, उनका भांजा था जो आया, जिसके पास कोई नौकरी नहीं थी, काम नहीं था, उसको मठ के काम में हिसाब किताब लिखने के काम में लगाया। एक दिन उन्होंने देखा कि 5 रुपए की गड़बड़ हो गई, लाठी उठाया, उसका हाथ तोड़ दिया। ओह, उसके बाद उसको गौशाला में भेज दिया कि वो काम देखोगे तो जो अपने सगे के साथ ऐसा कर सकता है, वो किसी और के साथ होने वाले अन्याय को कैसे बर्दाश्त करे? जैसे बुलडोजर पहली बार कब चला? शायद वो बिकरू कांड में विकास दुबे जब पुलिस वालों को उसने मारा था, उसके बाद उसका घर वर बुलडोजर से गिराया था शायद। पहला हाँ, वो पहला तो याद नहीं है कौन सा है, लेकिन मतलब उसी के आसपास जो है शुरू हुआ। बुलडोजर चला, इससे बड़ी बात है, आप देखिए 7 साल हो गए इसको, लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब जगह मामला गया। बुलडोजर चलाने की एक भी घटना जो है बहुत गैर बड़ी कानूनी बात है। ढंग से नहीं हुई। उसकी पूरी कानूनी तैयारी करके तब बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। वो केवल अपनी ताकत दिखाने के लिए कि हम सत्ता में हैं, उसका अहंकार है, उसके लिए नहीं है, लोगों को न्याय दिलाने के लिए। इसीलिए न्याय का प्रतीक बन गया बुलडोजर, कि जो माफिया है उसके खिलाफ जो, देखिए किसी भी फिल्म देखते हैं हम लोग, जब विलन पिटता है तो ताली बजाते हैं, उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं हॉल में बैठे लोगों का, लेकिन खुश होते हैं कि जो है विलन पिट रहा है। तो जो नहीं, लेकिन कई बार जिस तरीके से पिट रहा है, या हीरो का जो स्टाइल होता है एक्शन का, वो फिर उसका मतलब स्टाइल बन जाता है ना, हाँ ये मेरा तरीका है करने का। स्टाइल तो ये कब लगा कि हाँ ये मेरा तरीका बन गया, ये बुलडोजर, मैं बुलडोजर के नाम से जाना जाता हूं। ये बुलडोजर जो बाबा। है 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, उससे पहले आपको याद होगा एक क्लिप चली थी जो है,
वो हेलीकॉप्टर में बैठे हुए हैं और नीचे बुलडोजर जो है वो सजा कर रखा हुआ है, एक मंच जैसा बनाकर। तो हंसते हुए कह रहे हैं देखो मेरा बुलडोजर रखा हुआ। अच्छा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात जोड़ना चाहता हूँ। सीएए के खिलाफ आंदोलन सबसे टफ उनका एक्सट्रीम एक्शन था। सीएए के खिलाफ आंदोलन आपको याद होगा, एक का एक फ्राइडे के दिन बहुत सारे लोग उत्तर प्रदेश की सड़कों पर निकल लिए और मतलब सब कुछ स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है अगर उस ढंग का एडमिनिस्ट्रेशन ना होता। उन्होंने क्या किया, फोटो चस्पा करा दी और क्या कहा, इन सबसे वसूली होगी। तो आधे तो वैसे ही घर बैठ गए और आधों को वसूली देनी पड़ी। नहीं, और आधों को ये भी लगा कि बुलडोजर लगेगा। हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट गए। याद है मुझे, नहीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं गए, उन्होंने कानून बदल दिया। एग्जैक्टली यही हुआ। अब सर समय क्योंकि खत्म हो गया, लेकिन एक चीज और सब लोग जानना चाह रहे होंगे। हमने शुरुआत में इस टॉपिक को थोड़ा सा टच किया था जब आपने कहा कि कोई कंपटीशन नहीं है उनके और होम मिनिस्टर के बीच में, ऐसा कोई नंबर 2 कौन हो, उत्तराधिकारी कौन हो, इसको लेकर के। लेकिन कभी तो मन में तो आता होगा ना कि मैं देश का प्रधानमंत्री बन सकता हूँ एक दिन। कोई ख्याल उनके मन में है ये बात? नहीं, उनके मन में जो बात है वो राजनीति के प्रति बहुत रुचि का नहीं है। ये कंपटीशन की बात तब आती है जब आपका की महत्वाकांक्षा, राजनीतिक महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा हो। अगर किसी दिन योगी आदित्यनाथ राजनीति से संन्यास ले ले तो चकित मत होइएगा। अरे वो मतलब राजनीति में हैं लेकिन बिल्कुल उससे जो है बिल्कुल अछूते हैं उस महत्वाकांक्षा से। मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा नहीं थी, कब तक रहेंगे इसकी भी महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री बनने का अवसर आएगा तो मना कर देंगे। हाँ। लेकिन उनको अब राजनीति से या सत्ता से मोह नहीं है, उससे ज्यादा उनको अपने मठ का काम प्रिय है। उनको लगता है कि ये ज्यादा सकारात्मक है, ज्यादा रचनात्मक है। तो इसलिए जो है जब मोह नहीं होता आपको तो प्रतिस्पर्धा नहीं होती। प्रोग्राम में देखिए आज समय इतना ही था, तो हमें देश भर से लेकिन व्यूअर्स आपका बहुत अच्छा फीडबैक मिला, कल से बहुत प्यार मिला आपका। और ज़्यादातर व्यूअर्स ने हमसे ये रिक्वेस्ट की कि अपने शो का टाइम आप बढ़ाइए। इसका मतलब शो आप पसंद कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ये टाइम हम बढ़ा पाते हैं कि नहीं बढ़ा पाते, इस पर हम ज़रूर सोच रहे हैं अभी। लेकिन आज के प्रोग्राम के लिए प्रदीप जी का, दीपक जी का, शांतनु जी का बहुत मैं शुक्रिया करता हूँ। कल आपसे फिर एक नई शख्सियत के बारे में हम लोग बात करेंगे। सब कुछ खुल्लम खुल्ला बात होगी और ऐसा व्यक्ति होगा जिसके बारे में आपकी भी बहुत रुचि है और आप भी सब कुछ उसके बारे में जानना चाहते होंगे। कॉफी पर कुरुक्षेत्र कल शाम 6 बजे फिर मुलाकात।